आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज हम जो कार्यक्रम है शैक्षिक समागम, उसमें एक और विशेषज्ञ के साथ वार्ता करने जा रहे हैं। बच्चों के पालन पोषण के साथ में उनके पूरे जीवन के चरित्र का निर्माण कैसे हो, ताकि हमारा जो समाज है वो बहुत अच्छा बने। उसमें बहुत सारे जो परिघटनाएं हो रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, उनका समाधान हो सके। हमारे बीच इन सब विषयों पर बात करने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो हैं रामजी भाई जी। वरिष्ठ प्रचारक हैं आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और उससे पहले आप कहानीकार हैं और समाज के स्वरूप के जो विभिन्न आयाम हैं उस पर आपका चिंतन है, मंथन है, और आपकी कहानियों की पुस्तक अनुभव के बोल वो प्रकाशित हुई। और इस तरह से आप बहुत सी जो प्रेरक कहानियां हैं जो जीवन को गढ़ने का काम करती हैं, उन कहानियों को न केवल आप सुनाने के पक्षधर हैं, बल्कि उनको प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसे पहुंचा दिया जाए, इसके प्रयास के लिए प्रयत्नशील भी हैं। तो आइए आपसे वार्ता करते हैं और बात करते हैं। हमारे बीच रामजी भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रामजी भाई जी हमारे स्टूडियो में। और आपकी ये पुस्तक अनुभव के बोल, वैसे तो अनुभव जीवन में बहुत अनमोल होता है, क्योंकि जिसके जीवन में अनुभव है वो उसका जीवन जो है वो दूसरों के लिए उसके अनुभव के जो तत्व हैं वो प्रभावित, प्रेरित और प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। आपने अपने बहुत सी कहानियाँ इसमें समाहित की हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहानियाँ जीवन को गढ़ने में कितनी महत्वपूर्ण हैं, और वो कहानियों का चयन करते समय माता पिता को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? पहले भी समाज में था, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो दादी के पास होता है, नानी के पास होता है, जहाँ भी रहता है, बूढ़ी दादी, नानी, मामी जो भी रहती हो, तो वो सुबह उठता है तो उसे किसी न किसी प्रकार से कहानी सुना करके लोग उसे प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं। पढ़ा तो नहीं है अभी वो, इतना बड़ा भी नहीं हुआ। अब वो कोई सुनता है तो उसमें 10 बातें पूछता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो ऐसे कहानी उस समय भी गढ़ी जाती थी। और हम तो ये मानते हैं कि पहले भी समाज में बोल चाल एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए और समझाने के लिए हम कहानी को माध्यम बनाते हैं। ऐसा पंचतंत्र के कहानियों में है कि जिन राजाओं महाराजाओं के लड़के पढ़े लिखे नहीं भी होते थे, उनको चिड़िया, कौवा, जानवरों इसके हिसाब से हम उनको सिखाते थे, उनकी कहानी सुनाते थे, क्योंकि वो समाज में दिख रहा है चिड़िया उड़ रही है, तो सिखाने वाला उनको सिखाता है कि देखिए क्या है, तो चिड़िया है, कितने पैर है, 2 हैं। अब ऐसा चिड़ियों की कहानी सुना करके उनको हम राज चलाने का तरीका समझाते थे। कैसे? वो पंचतंत्र की कहानी है। अब अनेक प्रकार की कहानियां उसमें हैं। इसलिए छोटे बच्चे के जीवन पर इस प्रकार के जो सुनने लायक कहानियां हैं, जो बच्चे को अच्छा लगे। बच्चे को जनरली अच्छा क्या लगता है, कोई शेर था, शेर की कहानी सुनाइए, जंगल की कहानी। अब वो उस समय दादी भी नहीं भी कोई कहानी है तो कहानी गढ़ती थी कि एक शेर था, शेर दौड़ा। अब इसका कोई किताब में लिखा नहीं है, वो कैसा कैसा चाहता है वैसा वैसा उसके जो दादी हैं या बूढ़े लोग हैं वो गढ़ते जा रहे हैं। मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जंगल में गया, फिर पीछे लौटा, फिर कोई एक बंदर मिल गया। अब कोई कहानी नहीं, लेकिन कहानी बनती जा रही है और उसमें चरित्र आते जा रहे हैं, वो सुनता जा रहा है। और घुमा फिरा करके उस जगह पर लाना है कि वो कुछ सीखे, एक सीख स्थापित। ये उनका मतलब मानवीय मूल्यों का एक आधार समझ में आए, कुछ उदाहरण प्रस्तुत हों। तो ऐसे आप भी, जैसे आप देखते हैं समाज में आज बच्चे अलग तरह की शिक्षा पद्धतियों में जा रहे हैं। पहले दादी नानी का साथ होता था, जो संयुक्त परिवार था। पूरी दुनिया ने माना कि भारत का संयुक्त परिवार एक व्यक्ति के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है, और उसका जैसे जैसे लोप होता जा रहा है उसके बहुत सारे जो स्वरूप हैं हमारे सामने आ रहे हैं, जो अब संकट के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों को, या जो परिजन हैं, माता पिता हैं बच्चों के, उनको क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, और कहाँ कहाँ अपने जीवन की जो दुश्वारियाँ हैं जिनके उत्तर अब तलाश रहे हैं, उत्तर उनके पहले से जुड़े हुए हैं, वो कैसे करें, और जो नए परिजन हैं, जो उनके बच्चे छोटे हैं, वो सुधार कर सकते हैं अभी। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको एक ऐसी बिंदु जो कहते हैं ना आउटकम के तौर पर निकाले आपके चिंतन से। बच्चों को सिखाने के लिए तो आज भी कहानी ही सबसे अच्छा माध्यम है। युग भले बदल गया हो, लेकिन वो तरीका नहीं बदला है, वो बदला भी नहीं जा सकता है, इसलिए कि वो शाश्वत सत्य है। पहले दादी सुनाती थी, आज मोबाइल में देख रहा है वो। लेकिन मोबाइल में जो वो चाहता है वो देखता है। दादी को जो सुनाना था वो सुनाती थी।
अब हम तो देखे, एक घर में गया तो बालक आकर के अपने माँ से पूछता है कि आज हमारी मैडम ने स्कूल में बताया है कि जो बूढ़ों की सहायता करता है उसको भगवान ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये सच है क्या? ये अपनी माँ से पूछ रहा है। इंग्लिश में वो बताया कि ऐसा हमारी मैडम ने हमको बताया। तो उसकी माँ कहते हैं कि हाँ बेटा सच है। अब ये स्कूल में 2 लाइन की एक कहानी सुना, आकर के माँ से बोला, माँ ने उसकी पुष्टि की। अब उसके दिमाग में बैठ गया कि हम बूढ़ों की सहायता करेंगे। लेकिन वो पढ़ाने वाली, सुनाने वाली जो टीचर है, जो शिक्षिका है, उसका मकसद क्या है? आज के बच्चे में बूढ़ों के लिए श्रद्धा उत्पन्न करना। वो जो देखना चाहता है नहीं, हम जो बताना चाहते हैं वो हम करेंगे। तो आज का बच्चा अगर ऐसा करता है तो आने वाली पीढ़ी ठीक होगी। ये उसका मकसद है। ये दादी का भी मकसद होता था। तो स्कूलों में भी छोटे बच्चों को, जो शिशु है या जिसको और लोअर क्लास मानिए, 1 है 2 है, जो भी प्राइमरी सेक्शन के हैं, उसमें माध्यम कहानी ही है। और ये स्कूलों के जो प्रिंसिपल या प्रबंध तंत्र होता है वो उसी टाइप के टीचर को वहाँ लगाता है जो थोड़ा नाटकीय ढंग से उनको बता सके, ताकि रुचि बढ़ जाए। आज की रुचि बढ़ाना एक बहुत बड़ा विषय है। बोलने के साथ साथ वो क्रिया भी करें। ऐसा हम लोग भी बच्चों में पढ़ते तो देखते हैं, आप भी देखे होंगे। वो जाता है तो वो ऐसे बताता है कि ये क्या है, अब ये बताता है तो वो बोलता है, देखता है, वो किताब पढ़ करके नहीं सुनाता है, आंगिक के साथ वाचिक दोनों दोनों के साथ क्रिया सुनाता है। हो शेर की आवाज निकालेगा तो क्या, किसकी आवाज है ये? बोलेगा शेर की आवाज। कुत्ते की आवाज बोलेगा, बिल्ली की आवाज बोलेगा, तो वो बच्चा पकड़ता है क्योंकि सुनता है अपने आप। सिखाने का माध्यम यही है कि ये किसकी आवाज है, तो पकड़ लेता है। माध्यम वही रहेगा आज भी पढ़ाने का। आजकल जैसे हम देखते हैं कि जो कॉन्वेंट एजुकेशन है या अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं, उनमें जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो हमारे पाश्चात्य देशों के लेखकों की बहुत सी कहानियाँ होती हैं। कुछ भारतीय समाज से भी लेखकों की जरूर कहानियाँ उसमें चुनी गई, लेकिन उनमें वो जो प्रेरक कहानियाँ रही हैं नीति के संबंध में, नैतिक मूल्यों के संबंध में या जीवन चरित्र के संबंध में, महापुरुषों की, वो घट रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, या हमारे समाज के लिए जो आवश्यकताएं थी वो कितनी उससे हम दूर हो रहे हैं? नहीं, उससे दूर कहीं नहीं, बहुत दूर चले जा रहे हैं। थोड़ा दूर नहीं, बहुत दूर जा रहे हैं। उसका असर समाज में अभी भी पड़ रहा है। आने वाले 30 साल 40 साल के बाद और भी दिखाई पड़ेगा। अभी हम लोग अपने जीवन में, आप भी अपने जीवन में 30 साल पहले और 30 साल आज, इसका अगर मूल्यांकन करेंगे तो समाज बदला हुआ दिखता है, घर बदला हुआ दिखता है, रिश्ते बदले हुए दिखते हैं। घरों में जो संख्या कम होने लगी उसका असर परिवार में दिखता है। हम तो ये मानते हैं कि 40 साल के बाद आने वाले पीढ़ी को मौसी कौन है ये पता नहीं चलेगा। ये रिश्तों का भी संकट खड़ा होगा। रिश्तों का संकट खड़ा होगा, उसको मालूम नहीं होगा। अगर एक ही बहन है और बहन है ही नहीं, हम अकेले ही हैं, तो कहाँ से बुआ बनेगी, कहाँ से मौसी बनेगी? ये रिश्ते खत्म हो जाएगा। रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो हमको लगता है आगे जाकर इस पर भी विमर्श करना पड़ेगा कि सामाजिक रिश्ते क्या होते हैं। नानी किसको कहते हैं, ये पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा, तभी वो समझ पाएगा, ये तो नहीं समझ पाएगा। तो ये हमेशा रहेगा और इसका असर 40 साल के बाद पड़ेगा। अब जो भी समाज सुधारक हैं, और हमें तो ये लगता है कि जब शासन तंत्र के द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाए जाएं बच्चों के पढ़ने के लिए, उसमें बदलाव चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, और जो प्रेरणा दे सके। पहले आप भी पढ़े होंगे, का से कबूतर है, गा से गणेश हैं। अब आज की किताब में गा से गधा हो गया। कैसे गधा हो गया ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप पढ़े होंगे गा से गणेश, और आज का बच्चा पढ़ता है गा से गधा। तो ये कहीं वो गधे के बारे में जानना चाहेगा। पहले हम गणेश के बारे में पूछते, गा से गणेश, तो ये सूंड निकला है, तो माँ बाप यही समझाएंगे ये सूंड है, ये कान है, ये सूंड क्यों बना, इनका मुंह ऐसा क्यों है। फिर बताना पड़ेगा गार्जियन को कि ये सूंड कैसे लगा, गणेश जी पहले से नहीं था, इतना बड़ा कान क्यों है, फिर बताना पड़ेगा कि उनकी मुंडी काटी गई थी, फिर उनको जोड़ा गया था। ये सारी कहानी बतानी। गधे के साथ प्रसंग नहीं आएगा।
तो 40 साल के बाद क्या होगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए आप। बिल्कुल। और हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे कई तरह के परिवर्तन किए गए जो समाज के हितकारी नहीं हैं, लेकिन आज हम राम जी भाई के साथ वार्ता कर रहे हैं और आपकी इस पुस्तक अनुभव के बोल जो उसमें बहुत सी सुंदर कहानियों का संकलन है। एक विराम के बाद हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक छोटी सी कहानी जो हम सबको प्रेरित करे और हमारे बच्चों को विशेषकर उनकी रुचि को और ज़्यादा पोषित करे, संस्कारित करने में मददगार हो, हम सुनेंगे। लेकिन आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष। स्वागत है एक बार फिर एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और कार्यक्रम है शैक्षिक समागम। और हमारे आज इस कार्यक्रम के मेहमान हैं राम जी भाई जी। आप वरिष्ठ प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, लेकिन उससे बड़ी इतर आप लगातार कहानियों का एक समुच्चय कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं, जो समाज की प्रेरक कहानियां हैं, जो व्यक्ति के निर्माण की कहानियां हैं, जो चरित्र के उत्थान की कहानियां हैं, जो जीवन के परिवर्तन की कहानियां हैं। ऐसी कहानियों को आपने संकलित किया और वो पुस्तक के स्वरूप में हम सबके बीच में है, प्रभात प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित की गई है। मैं चाहूँगा कि इसमें से एक वो कहानी जो आपको लगता है, वैसे तो सभी प्रेरक हैं, लेकिन आज के इस हमारे अंक में वो कहानी आपके मुखारबिंद से हमारे बच्चों, उनके परिजनों और हमारे समाज तक पहुँचे। अब ऐसे 3 मित्र होते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। वो प्राइमरी से लेकर के और इंटरमीडिएट तक एक साथ पढ़ते हैं एक छोटे से स्थान पे। जैसे आज लखनऊ को देखिए तो 50 साल पहले लखनऊ की हालत क्या रही होगी, बहुत छोटा रहा होगा। उस समय लखनऊ में एक ही बड़ा होटल था। जब उन्होंने इंटर पास किया तीनों मित्र ने, तो सोचे कि आज हम पैसा इकट्ठा करके उसी होटल में चलेंगे, नाश्ता करेंगे। और सब लोग मिल करके इकट्ठा किए। 50 साल पहले 30-40 रुपया बहुत रहा होगा उस समय। और वहाँ नाश्ता किया और फिर लोगों ने तय किया कि अब पढ़ने के लिए कौन कहाँ जाएगा, ये तो कुछ नहीं पता। लेकिन 51 साल के बाद हम फिर मिलेंगे इसी होटल में। इतना लंबा गैप किया उन्होंने। राम चले गए पढ़ने कहीं और, श्याम चले गए पढ़ने कहीं और, घनश्याम चले गए पढ़ने कहीं और। अपनी अपनी पढ़ाई किया, अपना अपना काम धंधा बढ़ाया। और जब 51 साल पूरा हुआ तो फिर हुआ कि फिर उस होटल में पहले से तय है। होटल वाला भी उस समय सुन रहा था कि जब ये लोग प्लान कर रहे थे, तो जो खाना खिला रहा था उसने कहा कि अगर मैं रहूँगा इस होटल में उस समय तक, तो मैं आपका स्वागत करूँगा। बात तय हो गई। राम चले गए अपने मामा के यहाँ, श्याम चले गए अपने मौसा के यहाँ, कोई और कहीं पढ़ने चला गया, अपना काम धंधा बढ़ाया। और उस समय ये भी तय हुआ था कि जो लेट आएगा वही बिल पेमेंट करेगा 51 साल के बाद। तो एक जो पहले आ गए वो 51 साल के बाद अपनी उनकी प्रतिभा हुई, बहुत बड़े ज्वेलर्स के व्यापारी हो गए, हीरा, डायमंड, सोना, चांदी, बड़े आदमी हो गए। घनश्याम आए तो वो भी बड़े राजनीतिक और बड़े प्रतिभावान हो गए। अब तीसरा जो राम था उसको आने की बारी थी। 2 लोग पहले होटल में पहुंच गए अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से। 51 साल के बाद तो सब बदल गया मामला। शहर भी बड़ा हो गया, अब अनेकों बड़े बड़े होटल हो गए। बैठे टेबल पर इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए। अब उसको लेट होगा तो बिल पेमेंट उसी को करना पड़ेगा। और फिर 51 साल पहले कैसी वार्ता होती थी, उसी लहजे में एक दूसरे को लोग बातें कर रहे थे कि आने दो उसको, तब बताते हैं। तब तक वो होटल का जो खिलाने पिलाने वाला था, मालिक था, उसने बताया कि सर आपके नाम से टेबल बुक है 2 महीना पहले से, आप बैठिए। और सर का मैसेज आया है कि हम लेट आएंगे, आप मेन्यू देख करके वो लोग खाना शुरू करें। आ गया मेन्यू के हिसाब से। ये पक्का हो गया कि अब आएंगे तो बिल पेमेंट वही करेंगे। ये खाना पीना हो गया। अभी भी नहीं आए वो राम। अब और लोग इंतजार कर रहे थे। तब तक एक बड़ी सी गाड़ी में जब ये लोग निकलने लगे कि अब तो नहीं आएगा, क्या बात है, तब तक वहाँ एक बड़ी गाड़ी रुकी। एक नौजवान लड़का निकला उस गाड़ी में से और गया उन लोगों के पास। निकलते हुए दोनों की भेंट हुई। तो उसने बताया कि पिताजी ने हमारे आप दोनों लोगों के बारे में बताया था, 51 साल पहले क्या तय हुआ था, इसलिए हमको उन्होंने भेजा है। और 2 महीना पहले उनकी मृत्यु हो गई।
लेकिन हमसे उन्होंने कहा था ये सूचना पहले मत देना, हम्म नहीं तो जो मिलने का प्रसन्नता है वो नहीं होगा, हम्म इसलिए मैंने नहीं बताया। और हमसे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर लोग मिलेंगे तो सबको गले लगाना। अब वो लिखने वाला कहानीकार क्या कहता है उसमें कि जो 51 साल का गैप है ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी चल रही है, किसको कहाँ उतरना है कुछ नहीं पता। वो चले गए। उसने बताया कि हमारे पिता पढ़ लिख करके शिक्षक हुए और हमको ठीक से पढ़ाया, आज मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ। वो जो खाना खिला रहा था 51 साल पहले, उसमें होटल का मालिक हो गया, लेकिन उसके पिता नहीं रहे। तो अब इतना लंबा गैप अगर हम मिलने का करते हैं तो पता नहीं किसका क्या होगा। इसलिए कहानी का जो निष्कर्ष निकलता है कि हमें जो मिलने का काम है खाली व्हाट्सएप से अपनी उपस्थिति दर्ज न कराएं, मिलने का काम जल्दी जल्दी करें। नियमित रहना चाहिए, नियमित रहना चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए, जिससे लगाव बना रहेगा, खबर मिलती रहेगी एक दूसरे के बाद। इतना लंबा गैप हो करके और हम उसको मिलना मान लेते हैं कि हमने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, बस इसको मिलना क्या कहेंगे। इतनी बड़ी गैपिंग नहीं होनी चाहिए कि कौन कहाँ चला जाए कुछ पता ना चले। और रिश्तों की जो बुनियादी समझ है, रिश्तों की गहराई है, आत्मीयता है, ये तभी बढ़ती है जब हम निरंतर मिलते रहते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जानते रहते हैं, एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। हम सब भी एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनते रहें और ये रिश्ता यूं ही आगे बनता रहे। और चलते चलते हम ज़रूर आपके ये राय चाहेंगे हमारे जो बच्चे हैं उनको और उनके परिजनों को कि कौन कौन सी ऐसी कहानियों का संकलन है, या ऐसे कौन कौन से संग्रह हैं, या ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनको वो ज़्यादा पढ़ें, जिनके वो ज़्यादा सुने। अब कहानी की किताबें और लिखने वाले तो बहुत हैं। हमको पढ़ने के लिए अभी यहाँ एक पुस्तक मेला था। अब पुस्तक मेला में अगर बच्चा नहीं जाता है तो गार्जियन को जाना चाहिए कि वहाँ क्या क्या किताबें आई हैं, क्या हम पढ़ करके सुना सकते हैं। सारी बातें हमको याद हों ऐसा तो है नहीं। और समाज बदल रहा है तो हमारे सुनाने की विधि भी बदलनी चाहिए, हमारी कहानी का टोन भी बदलना चाहिए। आज हम कैसे सिखा सकते हैं, पहले हो सकता हो सिखाने की आवश्यकता कुछ दूसरी रही हो, आज कुछ दूसरी रही है। अभी इसके पहले जो मैं कहानी सुनाया कि इतना लंबा गैप नहीं होना चाहिए। हमको लगता है गैप हो रहा है लोगों के मिलने में, हम केवल मोबाइल से अपने को संपर्कित मान लेते हैं। जैसे लोग कहते बहुत दिन बाद दिखाई पड़े, आज हमें कहना पड़ता है बहुत दिन बाद सुनाई पड़े आप। दिखाई नहीं, दिखे कहाँ, बहुत दिन बाद सुनाई पड़े आप। ये मोबाइल में आप देखेंगे बहुत दिन बाद आवाज आई आपकी। आवाज सुनने के लिए फोन किया, देखने के लिए नहीं। अब सुन करके और देख करके बहुत बड़ा अंतर है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए कहानी हमने तो जो किताबों का कहानी लिखा है, किताबों में हमने ये भी उसमें विभाजन तो नहीं किया है कि ये बच्चों के लिए है, ये बूढ़ों के लिए है, ये समाज सुधारक के लिए है, ये कथाकार के लिए है, सबके लिए। लेकिन हमने उस हिसाब से किया है कि अगर 50 कहानी है तो 5-7 कहानी छोटे बच्चों के लिए, 5-7 कहानी बड़े के लिए, 5-7 कहानी राजनीतिज्ञों के लिए, 5-7 कहानी और समाज सुधारकों के लिए, 5-7 कहानी कथाकारों के लिए। हमने कोई खंड नहीं बनाया उसका, लेकिन हम कोशिश यही हमारी रहती है। राजनीतिज्ञों के लिए क्या है उसको मैं जब देखता हूँ तो हमने कहानी लिखा है, जैसे आजकल होता नहीं जिसको हम PRO PS कह लीजिए, बड़े आदमियों के साथ भी फोन उठाने वाला बताने वाला एक आजकल होने लगा है। राजनीतिज्ञों के साथ तो होता है, अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो उस व्यक्ति का क्या होता है ये हमारी कहानी बताती है। 2 ऐसे ब्राह्मण थे, एक गरीब था और एक बड़ा मजबूत था, आसपास रहते थे। गरीब ब्राह्मण की शादी हुई तो पत्नी आई, तो पत्नी किसी काम के लिए कहती भी थी तो कुछ करता नहीं था और कहता हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये रोज तू मैं होता था। स्वाभाविक है, बच्चे कैसे पलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, कुछ कमा नहीं रहा है तो क्या करोगे तुम। इससे तंग आकर के वो एक दिन रात में अपने घर से बाहर चला गया और चलता गया, एक जंगल में आ गया। जंगल में गया तो वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा थी, उस गुफा में शेर था। उस शेर के द्वार पर एक हंस बैठा था। रोज शेर तो जंगल का राजा होता है, इसलिए रोज ड्यूटी लगती थी कि आज गेट पर कौन बैठेगा। जैसे आज होता नहीं बड़े PRO, आज कौन किसका है, ये तो परमानेंट है, लेकिन रोज बदलता था वो।
उसको आप सिक्योरिटी गार्ड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा प्रबंध तंत्र कहता है कि कोई ना कोई दरवाजे पर बैठा है, हम बैठाते हैं, स्वागत ही। सीधा हमसे कोई नहीं मिलेगा, वो मिलवाएगा, वही फोन उठाएगा, ऐसा चलन होने लगा है आजकल। अब वो जा रहा है पंडित, तो हंस देखता है कि आज तो ये ब्राह्मण आ रहा है और शेर खा जाएगा इसको, और ये पाप हमको लगेगा, ब्राह्मण की हत्या होगी, इसके पाप का भागीदार हम बनेंगे, और वो तो शेर है, खाएगा ही, और एकादशी है आज, तो कैसे इसको हम बचाएं, ये हंस का दिमाग चलने लगा। फिर वो उसके दिमाग में सोचा, तो वो शेर को जगाया कि महाराज उठो, आज खुद विप्र देवता स्वर्ग से उतरकर आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, आप उनका स्वागत करिए, उनकी चरण वंदना करिए, क्योंकि आज आ रहे हैं, आज एकादशी है इसलिए आ रहे हैं। तो अगर आप आज इनको चरण वंदना किए, इनको दक्षिणा दिए, तो आपको मोक्ष मिलेगा, फिर जब आपका जन्म होगा तो ये पशु योनि में नहीं होगा, मनुष्य या देवता के रूप में आप ऊपर चले जाएंगे। ये तारीफ किया शेर का। शेर सुना, हंसा भी अंदर से, लेकिन उसके तारीफ को सुन करके उसको अच्छा माना, निकला वो। तब ये तो है तो कहानी है, हमें सिखाना क्या है, पियारो या प्रबंध तंत्र कैसा होना चाहिए। इसलिए वो शेर निकला, उसके पैर को जीभ से चाटा, वही चरण वंदना है। हम लोग तो आजकल पैर छू लेते हैं, लेकिन उस समय वही चरण बनता है। जानवर चाटने लगता है पैर को, हम भी देखते हैं, कुत्ता भी आजा चाटने लगता है, इसका मतलब वो हमको प्रणाम कर रहा है, उसकी विधि वही है। और शेर जिन जिन लोगों को मारा था, उनके गहने अंदर गुफा में रखे थे, वो सारे गहनों को ला करके उनको विप्र देवता को समर्पित किया और प्रणाम किया। अब हंस इशारा कर रहा है उस पंडित को कि अब आप जाओ, नहीं तो ये शेर है, कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। ये तो हमने इतना तारीफ करके तब इसको निकलवाया है, तो ये असर है उसका अभी। तो अपना समेट के चल दिया, गया तो अब वो माला माल हो गया। पड़ोसी ब्राह्मण जब उसको पता चला तो सोचा कि हम भी यही करते हैं, वो भी चला गया जंगल। लेकिन उस दिन ड्यूटी थी कौवा की। पहला जब पंडित गया तो ड्यूटी थी हंस की, और उस दिन गया तो कौवा था। कौवा मांसाहारी होता है। वो सोचा आज तो बहुत दिनों बाद मनुष्य का हमको मिलेगा, अगर शेर महाराज निकले और इसको खा लेंगे तो कुछ तो छूटा छाटा हमको मिलेगा, नहीं तो बहुत दिनों से कुछ मिल नहीं रहा है। पहले वाला हंस था, आज वाला कौवा है। कौवे ने बताया शेर को कि महाराज उठिए, शिकार आ गया, बहुत देर बाद आप शिकार मिलेगा, और आप ग्रहण करिए, विप्र आए हैं, इनका मांस बहुत मीठा होता है। शेर निकला उसमें से, देख रहा है पंडित खड़े हैं विप्र देवता, तो शेर ही कहता है कि विप्र देवता अब आप जाओ घर, नहीं तो मैं शेर हूं। जो पहला ब्राह्मण आया था उस दिन ड्यूटी हंस की थी, तो ये हंस की विशेषता है कि हम जैसे नरभक्षी जानवरों को भी पुण्य का काम सिखा दिया उसने, करवा लिया। हाँ, आज कौवा है, हंस नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे प्रबंध तंत्र में जिसको हम बैठाते हैं, ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का जो फोन उठाने वाला होता है, जिसको हम PRO या PS या जो भी कह लेते हूँ, APS जो भी कहते हूँ, वो अगर चाहे तो राजा को अच्छा बना दे, पुण्यवान बना दे, धर्मात्मा बना दे। वही अगर चाहे तो राजा को खराब बना देगा, खराब बन देगा। ये देखने को मिलता है, और ऐसा हो रहा है। जब फोन मिलाया तो पता चला बाथरूम में है, पता चला कभी निकलते ही नहीं, गलत सूचना, चाहे वो बड़ा आदमी हो और चाहे राजा महाराजा हो। हंस था तो उसे पुण्य करवा लिया, और नहीं तो हमारा अगर प्रबंध तंत्र का ऐसा है तो वो हमको बेच देगा और हमारे प्रॉपर्टी को बेच देगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल ये कहानी कॉर्पोरेट रिलेशन में काम करने वालों के लिए बड़ी प्रेरणादायक है कि आप अपने साथियों का चयन बहुत सोच विचार कर करें, ताकि आपकी ज़िंदगी सही दिशा में जाए, आपका जीवन सुखमय हो, और आपके जो आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा है उसमें हनन न होने पाए। तो आप भी ऐसी तमाम कहानियों से रूबरू हो सकते हैं, उनको पढ़कर उसका रसास्वादन भी करेंगे, और जीवन में छोटे बदलाव की, छोटे छोटे कोशिशों की, जीवन मूल्यों की और जीवन के तमाम आयामों से आप परिचित होंगे। अनुभव के बोल, प्रभात प्रकाशन की ये पुस्तक आप भी ले सकते हैं और इन कहानियों से रूबरू होंगे। रामजी भाई की कलम से संकलित हुई बहुत सी कहानियाँ आप सुनेंगे और उनका जीवन में अनुसरण करेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार हमारे बीच आने के लिए, और आज के शैक्षिक समागम में हमसे वार्ता करने के लिए। आप देखते रहें हमारा जो YouTube चैनल है जय घोष, और सुनते रहें रेडियो जय घोष 107.8 FM। हम आपके साथ फिर ऐसे और कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। दीजिए अनुमति, नमस्ते। जय